आजकल कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी के इंजेक्शंस या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स के इंजेक्शंस, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के ही ब्लड में से सेल्स को निकाल के, जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, उसे हम पेशेंट की नी में लगा देते हैं। इससे ओबेसिटी, जैसे जैसे आजकल हमारा चलना फिरना कम हो गया है, हमारा वेट काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है, इसकी वजह से भी देखा गया है लोगों के घुटनों में डैमेज होने के चांसेस बढ़ गए हैं और कम एज की उम्र में घुटनों में डैमेज होने के चांसेस काफ़ी हाई हो गए हैं। So I am Dr. Vivek Kochar. I am a director in orthopedics and joint replacement based in Phase 11 Mohali. So I like to thank Genesis MedTalks for this wonderful opportunity. So आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिसके आई थिंक सो मेरे ओपीडी में हर तीसरा पेशेंट इस चीज़ का होता है, दैट इज़ नी पेन, स्पेसिफिकली इन पेशेंट्स अबव 40 years of age. सो सबसे कॉमन रीज़न नी पेन्स का क्या होता है? सबसे कॉमन रीज़न हम कहते हैं इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इस ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब डीजनरेशन की वजह से जो हमारा नी का कार्टिलेज होता है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। जो हम देखें, ये हमारा नी जॉइंट होता है, ये नी की ऊपर वाली बोन होती है और ये नी की नीचे वाली बोन होती है। सो इसकी जो लाइनिंग होती है इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। जब ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस डीजनरेशन की वजह से पेशेंट को पेन फील होना शुरू हो जाता है। जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसे दिक्कत आती है ज़मीन पर बैठने पे, चौंकड़ी मारने पे या सीढ़ियाँ ऊपर या नीचे आने में। जैसे जैसे दिक्कत बढ़ती जाती है उसके घुटने में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, उसे चलने में भी मुश्किल आनी शुरू हो जाती है और दर्द हमेशा रहना शुरू हो जाता है। तो ये कौन कौन से मरीज़ होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है? सबसे पहले तो हमारी इंडियन जो पॉपुलेशन है इसमें रेशियल प्रीडिस्पोजिशन है। जो इंडिया के लोग होते हैं उसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस 5 times ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, जैसे अमेरिका या कनाडा के लोग हैं। उन लोगों में ज़्यादा हिप की प्रॉब्लम आती है और इंडिया के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा नी की प्रॉब्लम आती है। सेकेंड जो कॉमन कारण आता है वो इंडिया में जेंडर का आ जाता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन होती है फीमेल एज ग्रुप में एज़ कम्पेयर टू मेल्स में। थर्ड, एज का डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है अबव 60 years of age, बट ऐसा नहीं है। आजकल हमारे अप्रॉक्सीमेटली 30% पेशेंट, स्पेसिफिकली फीमेल्स, जो इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं जिनकी एज 40 या उससे कम भी होती है। नेक्स्ट कारण आ जाता है कि साथ में कोई चोट लगी हो। चोट जैसे पहले कोई हमारा पैर मुड़ गया हो, हमारी कोई नी की लिगामेंट की इंजरी हो गई हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें घुटने में चोट लग गई हो और उस चीज़ का हमने अच्छे से इलाज ना कराया हो, तो उसकी वजह से भी ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा जो कारण जो काफ़ी कॉमन कारण है वो है वेट का, ओबेसिटी। जैसे जैसे आजकल हमारा चलना फिरना कम हो गया है, हमारा वेट काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है, इसकी वजह से भी देखा गया है लोगों के घुटनों में डैमेज होने के चांसेस बढ़ गए हैं और कम एज की उम्र में घुटनों में डैमेज होने के चांसेस काफ़ी हाई हो गए हैं। नेक्स्ट कारण आ जाता है कि साथ में कोई चोट लगी हो। चोट जैसे पहले कोई हमारा पैर मुड़ गया हो, हमारी कोई नी की लिगामेंट की इंजरी हो गई हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें घुटने में चोट लगी हो और उस चीज़ का हमने अच्छे से इलाज ना कराया हो, तो उसकी वजह से भी ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा जो कारण जो काफ़ी कॉमन कारण है वो है वेट का, ओबेसिटी। जैसे जैसे आजकल हमारा चलना फिरना कम हो गया है, हमारा वेट काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है, इसकी वजह से भी देखा गया है लोगों के घुटनों में डैमेज होने के चांसेस बढ़ गए हैं और कम एज की उम्र में घुटनों में डैमेज होने के चांसेस काफ़ी हाई हो गए हैं। इसमें फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन भी देखी गई है, जैसे किसके मदर फादर में ये प्रॉब्लम थी तो उनके बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम पक्का होगी ही होगी। इसमें बाकी सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब एक बार ये प्रॉब्लम हो गई तो इसका सही टाइम पे पता चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर लें
तो इस चीज़ को रोका या फिर स्लो डाउन किया जा सकता है, जिससे हम अपने नॉर्मल घुटनों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? अर्ली स्टेजेस में जो सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट है, पहली चीज़ तो अपना वेट को कंट्रोल रखना। वेट कंट्रोल करने में दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक डाइट में हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा हमारा फोकस फ्रूट्स पे होना चाहिए। बीच में जो हम खाते हैं, खाने के बीच में बिस्किट्स खा लिए, मंचिंग कर ली, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसे हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें थोड़ी सी एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। दिन में आधा घंटा सैर करने में बिल्कुल भी मनाही नहीं है। ये नहीं है कि घुटनों में दिक्कत है, दर्द है तो सैर नहीं करनी चाहिए, सैर ज़रूर करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सैर करेंगे उतने पेन्स कम होंगे। सेकंड चीज़ साइकिलिंग, जिम वाली साइकिलिंग, नॉर्मल साइकिलिंग नहीं। जो जिम वाली साइकिल है वो नी के लिए बहुत अच्छी होती है, उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट अगर हर रोज़ करेंगे उससे हमारे नी की लाइफ डेफिनेटली बढ़ती है। तीसरा जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब मैं बोलता हूँ सैर करना, तो लोग कहते हैं कि ट्रेडमिल पे हम सैर कर सकते हैं। तो ट्रेडमिल पे बिल्कुल भी सैर नहीं करनी चाहिए। ट्रेडमिल पे वॉक करना या रनिंग करने से नी की दिक्कत बढ़ सकती है। कारण, क्योंकि ट्रेडमिल एक तरह से रोबोट है, हमने एक उसकी स्पीड फिक्स कर दी, उस पर उसने चलते रहना है। हम लोग वो स्पीड को मैच नहीं कर पाते। जब स्पीड मैच नहीं हो पाती उससे दिक्कत बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रेडमिल बिल्कुल नहीं करनी। वॉक, पार्क में जाके, या जिम वाली साइकिल पे साइकिलिंग, ये दो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जब नी में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा बाकी एक्सरसाइजेज जैसे योगा होगी या नी के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज, वो सब कुछ भी कर सकते हैं। तो बचाव के लिए अर्ली स्टेजेस में जो दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, एक अपने वज़न को कंट्रोल करना, सेकंड सैर और एक्सरसाइजेस करके आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि हमारे हड्डियों पे जहाँ पे डैमेज है वहाँ पे प्रेशर कम से कम पड़े। इससे नी की लाइफ डेफिनेटली बढ़ती है। फिर ट्रीटमेंट आ गया फार्माकोलॉजिकल। तो कुछ हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे हम दें तो उससे नी की लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो अकेला ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो एड ऑन थेरेपी है। सबसे ज़रूरी है वेट को कंट्रोल करना और एक्सरसाइजेस करना। इसके अलावा आजकल कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी के इंजेक्शंस या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स के इंजेक्शंस, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के ही ब्लड में से सेल्स को निकाल के, जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, उसे हम पेशेंट की नी में लगा देते हैं। इससे एक ही नेचुरल तरीका है जिससे हम नी में हीलिंग दे सकते हैं या नी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इन केस प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हमारे पास कुछ स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रीस के इंजेक्शंस। ग्रीस के इंजेक्शंस क्या होते हैं, जो इन हमारा नॉर्मल कार्टिलेज होता है, ये हमारे जॉइंट में एक बड़ा थिक फ्लूइड बनाते हैं जो नी के अंदर जाके ल्यूब्रिकेशन देते हैं। जब ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो गया तो ये फ्लूइड बनना बंद हो जाता है। तो हमारे पास ये जो फ्लूइड के इंजेक्शंस आर्टिफिशियली अवेलेबल होते हैं जो हम नी के अंदर लगा देते हैं। इससे नी के अंदर ल्यूब्रिकेशन मिलती है, नी की लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एंड लास्ट, जिन केसेस में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, जैसे हम कहते हैं स्टेज 4 हो गया है, जिसमें गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया, या जिसे हम कहते हैं बोन ऑन बोन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। इसका मतलब क्या है, गैप अंदर की साइड बिल्कुल ख़त्म हो गया और एक हड्डी दूसरी हड्डी से रगड़ खा रही है। उन केसेस में दवाइयों से कुछ नहीं होता, उन केसेस में ऑलरेडी टेढ़ापन आ चुका होता है। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, उन केसेस में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आज के टाइम पे जो हम ऑपरेशन करते हैं उन्हें बोलते हैं रीसर्फेसिंग के ऑपरेशन, जिसमें हम गोडे को कैप को चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से हम एक कैप यहाँ लगा देते हैं, दूसरी कैप हम नीचे लगा देते हैं और इनके बीच में एक पीस आता है। इससे जो गैप ख़त्म हो गया था उस गैप को हम वापस बराबर कर देते हैं। तो उससे उनकी टांग वापस सीधी हो जाती है और उनकी नी की लाइफ बढ़ जाती है। सो ये हमारा ट्रीटमेंट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। थैंक यू।